किसी नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? आप उसके लिए जो है गुलाब का फूल और सफ़ेद बर्फी का प्रसाद। क्या कोई ऐसा महाचमत्कारी उपाय है कि अगर कोई अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को बताने वाला हो और वो उपाय करके जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए? जी हाँ, आप कहेंगे तो संस्कृत साहित्य में भी इस तरह के लक्षण पहले आए हैं। तो व्यक्ति पहले उसके लिए शुभ मुहूर्त की चर्चा करता है, क्या इस मुहूर्त में मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, तो आप उसके लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक्सपर्ट आदमी से थोड़ा सा शुभ मुहूर्त दे सकते हैं। आपके हिसाब से सेम राशि वालों को आपस में संबंध बनाने चाहिए, मेल फीमेल को? इसमें एक राशि की बात ही नहीं है। जब हम लोग गणना करते हैं, जब हम लोग किसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं, उससे उनकी आप कि सबसे बड़ी विवंडना कहूँगा या सबसे वर्स्ट केस क्या देखते हो आज के टाइम में आप रिलेशनशिप में? जो आपने कहा कि कुछ दिन पहले जो व्यक्ति आपके पास आया हो गुण मिलाने या अपना संबंध के लिए दिखाने, और वही व्यक्ति कुछ ही समय के बाद आता है कि हमारे में तलाक के योग है क्या, हम लोग उसे सीधे नकार के और दरवाजे का रास्ता दिखाते हैं। मुझे बताएं कि आप किस ग्रह से किस बीमारियों का रिलेशन है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के क्या गंभीरता है जी, क्या वास्तव चर्चा है भी कि नहीं, या ऐसे ही अनवरत जैसे आजकल न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत कुछ और वास्तु को लेकर के बहुत कुछ, या अन्य तथ्यों को लेकर के टेरिटरी की तरीके बहुत कुछ चलता है, वैसे ही है नहीं। आनंद अंबानी जी, जिनकी हेल्थ को लेके हमेशा चर्चा रहती है, तो उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे आप? उन्होंने तो कितना हेल्थ को कवरेज कर लिया, और वो हेल्थ की रेमेडी ले चुके हैं। उनका बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत स्ट्रांग है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। एज यू ऑल नो दैट कि फैब का मंथ आ रहा है, बहुत सारे नए जोड़े बनेंगे, बहुत सारे के ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे नए अपना प्यार का इजहार करेंगे। तो किस राशि वालों का, मतलब अगर आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है, तो उसके ऊपर प्रेडिक्शन होगी इस पॉडकास्ट में कि आपको 14 फेब के आसपास अपने प्यार का इजहार करना है या नहीं करना है। मतलब ज्योतिष गणना के अनुसार किन राशि वालों का दिल टूटने वाला है, बेसिक बात इसके बारे में होगी। फिर अगर आगे हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें हम बात करेंगे कि किस प्लेनेट से किस बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है कि अगर आपके प्लेनेट में कोई दोष है, वो पीड़ित है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किस बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हो और उसके उपचार के लिए आपको क्या रेमेडी करनी है। और आखिरी में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की कि किस नंबर वालों की क्या ट्रेड्स होते हैं, किस नंबर वाले प्यार में या अपने रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से दिक्कत करते हैं, व्यवहार में अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। तो किस नंबर वालों के क्या ट्रेड्स होते हैं, इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, एस्ट्रोलॉजर केवी शर्मा जी का। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आनंद। आप सभी लोगों ने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा वास्तु के ऊपर। हमने वास्तु के ऊपर बहुत गहन पॉडकास्ट बनाया था, तो बहुत डीप में हमने वो एक एक डायरेक्शन के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से आप अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हो। तो अगर आप लोग वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या किस में आप सर्च कर रहे हो कंसल्टेशन, तो आप शर्मा जी से कंसल्ट कर सकते हो। आई नो दैट कि ही इज द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर, नॉट दैट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर, ही इज अ ट्रेडिशनल। तो आज इस पॉडकास्ट में भी हम ट्रेडिशन के ऊपर ही बात करेंगे, बहुत जेन्युइन बात होगी। आप प्लीज अगर कुछ ऐसा नया हिपोक्रेटिक सर्च कर रहे हो कि कुछ जेनजी जनरेशन के लिए हम कुछ नया बनाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात भले ही न्यूमरोलॉजी की हो, बात भले ही मूलांक की हो, ज़ोडिएक साइन की हो, लेकिन हम अपनी जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको पीछे, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, जो पाराशरी ज्योतिष है, उसको जोड़ के ही रखेंगे। तो शर्मा जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जैसे हमने अभी दर्शकों को बताया कि फैब का मंथ आ रहा है, तो आपके हिसाब से ज्योतिष गणना के अनुसार किन राशि वालों का भला होगा और किन के थोड़े दिल टूट जाएंगे? वर्ष 2026 में ऐसे भी इस बार जनवरी के अंदर विवाह के कोई मुहूर्त नहीं थे। और आपका ये प्रश्न पूछना बड़ा उचित है। और इस बार जो है 4 फरवरी से विवाह के मुहूर्त शुरू है, और कुछ लोग 2 तारीख से ही स्टार्ट कर दिए कुछ करना, क्योंकि शुक्र अस्त थे। तो शुक्र अस्त जब होते हैं तो विवाह इत्यादि शुभ मुहूर्त नहीं होते जी। तो और फरवरी में अधिकतर विवाह इत्यादि के शुभ मुहूर्त बनते हैं। और आज की जो जनता है उनके लिए फरवरी का मंथ ऐसे भी इम्पोर्टेंट होता है।
तो लेकिन ज्योतिष जो है वो परंपरावादी और मजबूत संबंध की बात करता है। ऐसा नहीं कि हमारा आज संबंध बना, कुछ दिन चलाया और किसी बात पर हम जरा सा रुष्ट हुए और हमारा संबंध व्यतीत हो गया, ऐसा नहीं। संबंध तो वह होता है जो आपका लगातार चले। उसके लिए हमारे यहाँ पर वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चैव अष्टकूट मिलान की व्यवस्था है, जिसे 36 गुण कहते हैं। वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कहेंगे तो 3 6 9 हो जाता है मिलाकर, और 9 मंगल का नंबर हो जाता है, इसलिए मंगल भी बहुत जरूरी होते हैं। तो संबंध स्थापित देखने के लिए ज्योतिष के माध्यम से, यदि परमानेंट संबंध देखने हैं, विवाह इत्यादि संबंध देखने हैं, या फिर व्यवहार में भी संबंध देखना है, तो हम वहाँ पर ग्रह मैत्री और योनि मैत्री जरूर देखते हैं। यदि हमको बिजनेस करना है, यदि हमको किसी के साथ में रहना है, रहना इन द सेंस 2 अलग अलग लोग हैं, हम लोग बाहर जाके कहीं साथ रहना चाहते हैं, किसी व्यापार के संबंध में, किसी अपने निजी काम के संबंध में, या हम किसी ऑफिस को, किसी कॉरपोरेट को, नए काम को शुरू करते हैं, तो उनमें भी मैत्री देखी जाती है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत संबंध जो है वो एक जिजीविषा का विषय है, वो मन से स्वतः स्फूर्त होता है, वो हो जाता है जी। उसके लिए कोई मना भी नहीं, रोक नहीं पाता स्वयं को बाद में। तो उसकी भी चर्चा की व्यवस्था ज्योतिष के माध्यम से होती है, लेकिन आनुषांगिक विषयों के साथ में। यानी अगर आपको उसको वास्तव में आप उसको गंभीरता से लेते हैं, तभी उस पर चर्चा का विषय बनता है। तो आपके ज्योतिष के सितारे क्या बोल रहे हैं कि किस राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं और किस राशि से निकल रहे हैं, जिससे हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि वो प्रपोज करें या ना करें? मकर, कुंभ और सिंह राशि वाले वो अलर्ट रहेंगे, बहुत हिसाब से, बहुत धीरज से रखेंगे। इसमें भी स्पेशली मकर राशि वाले एग्रेशन को बहुत पीछे रखेंगे, और कुंभ राशि वाले चिड़चिड़ापन को दूर रखेंगे। तो उनका संबंध अच्छा चलेगा, और ध्यानपूर्वक अपने संबंध को अगर आप मुखरता से रखते हैं तो आपका काम बनेगा। यदि आप अपने फ्लो में रखेंगे तो संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, संबंध में गंभीरता नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखें। और किस राशि वालों के लिए बहुत शुभ है फेब मंथ? मिथुन राशि वालों के लिए और साथ ही साथ वृष राशि वालों के लिए, इनके लिए बड़ा अच्छा संबंध का इस समय जो है योग चलेगा। अगर न चाहते हुए भी जो होता मधुर संबंध स्थापित हो जाना, तो वैसे योग बने हुए हैं। अब पंडित जी ये बताइए कि किस राशि वाले ऐसे होते हैं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते? वैसे अगर मैं ज्योतिष के माध्यम से कहूँ तो सभी राशियां अच्छी होती है, सभी राशियां अपने जगह पर सब बुरी भी होती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसमें हमारे यहाँ जरूर आता है। तो 3 6 9 12 यदि आप प्रेम संबंध की खास तौर से बात करते हैं जी, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां जो होते हैं, इन संबंधों में जल्दी पड़ती हैं, गंभीरता से रहती हैं और लंबे संबंध चलाती हैं। जबकि मेष, सिंह, मकर, कुंभ ये राशियां जो हैं वो धीमे संबंध को स्थापित करती हैं, लेकिन मजबूत बनाती हैं और अपना पक्ष हमेशा ऊपर रखती हैं। तो वो सामने वाले के अनुसार नहीं होते हैं, वो अनुसार करने में रहते हैं। यदि आप उनके अनुसार हो गए तो संबंध बढ़िया चलेगा, यदि नहीं हुए तो फिर उनका एग्रेशन का भागी आपको बनना पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी का दिल टूट जाता है 14 फेब वाले दिन, और वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई पार्टनर आ जाए, उसकी जो फीलिंग्स है उसको कोई समझे, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं लोग? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और साथ ही साथ यदि आप पति पत्नी का या घर में और लोग भी हमारे साथ में जो है, सब परिवार में हम लोग रह रहे हैं, अगर अच्छा संबंध स्थापित, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बड़े छोटे हैं, दौरानी जेठानी है या बड़े भाई छोटे भाई हैं, यदि अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इस बार 14 फरवरी को बड़ा शुभ योग बना हुआ है, शनि प्रदोष। अच्छा। और उसके अगले दिन महाशिवरात्रि है। इस शुभ योग में खीर बनाएं चावल की, दूध चावल की खीर बनाएं और उसमें केसर जरूर मिलाएं। अन्नपूर्णा जी का नाम लेते हुए उसे आप बनावें, और बना करके शाम के समय, मतलब लगभग 4 बजे के बाद से 6 बजे के बीच में, गोधूली वेला, सायंकालीन वेला, प्रदोष वेला उसे बोलते हैं, उस वेला में महादेव को, भगवान शिव को, पार्वती के साथ उसे आप भोग लगावें, शिव परिवार को भोग लगावें, और उस प्रसाद को कुछ भाग मंदिर पे छोड़ें, कुछ भाग ले आवें। जिस भी व्यक्ति के साथ अपना अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें वह प्रसाद अवश्य दें। 15 तारीख को शिवरात्रि का व्रत होगा, वही प्रोसीजर आप कर सकते हैं। तो उस प्रसाद को लेकिन आपको 16 को ग्रहण करना हो, क्योंकि कई लोगों का कतिपय व्रत रहता है, तो व्रत में आप उसको कैसे ग्रहण करेंगे, तो उसको प्रणाम करके रख लीजिए। अगले दिन उसको आप आराम से, अगले दिन उसको जिस भी व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर किसी नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं?
आप उसके लिए जो है गुलाब का फूल और सफ़ेद बर्फी का प्रसाद वो माता दुर्गा को, माता लक्ष्मी को आप या माता राधा रानी को आप समर्पित करके तब उनके पास जाएं और उनसे शुभ की कामना करें, मंगल की कामना करें, तो आपके लिए बेहतर। क्या कोई ऐसा महाचमत्कारी उपाय है कि अगर कोई अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को बताने वाला हो और वो उपाय करके जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए? जी हाँ, आप कहेंगे तो संस्कृत साहित्य में भी इस तरह के लक्षण पहले आए हैं। तो व्यक्ति पहले उसके लिए शुभ मुहूर्त की भी चर्चा करता है, क्या इस मुहूर्त में मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, तो आप उसके लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक्सपर्ट आदमी से थोड़ा सा शुभ मुहूर्त दे सकते हैं। हाँ। विजय पता का यंत्र भी साथ में रख सकते हैं। विजय पता का यंत्र पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, उसे आप रख के जा सकते हैं। और साथ में यदि आपको ऐसी कोई विशेष इच्छा है तो आप गुड़ जो है थोड़ा सा वो स्वयं खा के जाएं, मुंह के अंदर रख के जाएं उसे, और 2 इलायची अपनी पॉकेट में लेके जाएं साथ में, तो आपका काम बनाने में आपको सहायता करेगा। मतलब ये महाचमत्कारी उपाय है, मतलब इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप अपने दिल की बात किसी को कहने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात स्वीकार हो जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपकी बात रखी गई या नहीं रखी गई, या आपको नकार दिया गया। तो प्लीज़ आप इस उपाय को ज़रूर करना। अच्छा, तो आपके हिसाब से सेम राशि वालों को आपस में संबंध बनाने चाहिए, मेल फीमेल को? इसमें एक राशि की बात ही नहीं है। जब हम लोग गणना करते हैं, जब हम लोग किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, उससे उनकी आप नेटल चार्ट बनाते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं। लग्न कुंडली के पहले प्रक्षिप्त अंश जिसे कहते हैं, लोग फर्स्ट पेज को लगभग स्किप कर देते हैं, खासतौर से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो उसमें जानते नहीं है कि नक्षत्र क्या देखना है, उसका अधिपति क्या देखना है, उप अधिपति क्या देखना है। तो वहीं पे हमारी बेसिक प्रेडिक्शंस जो है वो कुंडली की डिटेल्स दी रहती हैं। वहां से ही गणना शुरू होती है और उसे ही पंचांग के माध्यम से, जो हमारे पास में उपलब्ध यह पंचांग है, और अक्सर बड़ा खेद का विषय भी है कि आधुनिक तो बिल्कुल छोड़ें, हमारे इस बहुत सस्ता आता है लेकिन बड़े ज्ञान का काम होता है इसके अंदर, और ये बनाया जाता है समाज कल्याण के लिए, जो पूरे भारत की व्रत आचरण परंपराओं के साथ साथ हमारे सारे मुहूर्तों को स्थापित करने वाला और हमारे संबंधों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे गुण मिलान कहते हैं, उसके लिए इसके अंदर बहुत डिटेल में चर्चा। लेकिन बहुत कम लोगों को देखना आता है। बिल्कुल देखते हैं, बहुत कम लोग उसे देखते हैं, या तो प्रायः कुंडली पर या सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं, जिसमें कई बार त्रुटि भी पाई जाती है। कतिपय त्रुटियां हम लोगों ने विशुद्ध भी की हैं, लेकिन प्रायः पंचांग से ही उसकी गणना मिलानी जानी चाहिए या ऐसे विद्वानों से मिलाना चाहिए। और जो इस संबंध से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मकांड इत्यादि में है, पौरोहित्य कर्म में है, वे भी पंचांग का जरूर ध्यान से पहले इसको गणना बना लें, मिला लें, उसके बाद ही किसी को कुछ कहें, क्योंकि आपके बताए हुए शब्द किसी के लिए जीवन भर वो उसके संबंधों के अंदर प्रगाढ़ता और उदासीनता ला सकते हैं। तो मैं तो सुना है टाटा, अंबानी, बिरला ये सब शुभ मुहूर्त देख के ही काम करते हैं। जी हाँ, सभी लोग करते हैं और मुहूर्त का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। और मैं आपको इसी चर्चा में आगे बताऊंगा कि अभी की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब आप संबंध बना रहे हैं या विवाह करने जा रहे हैं, सारी व्यवस्था आप अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो विवाह होना है या जो उसके अंदर जितनी प्रक्रिया पूजा की इत्यादि की होनी है, उसमें आप टाइम का बहुत महत्व नहीं रखते हैं। जी। जानकार कुछ पंडित जी लोग होते हैं तो वो दीपक प्रज्वलित करते थे कि कम से कम दीपक तो प्रज्वलित हो जाए, लगे कि हम काम स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मुहूर्त का महत्व रखना चाहिए। उसी के कारण संबंधों के अंदर आजकल उतना गहनता, गंभीरता नहीं रह रही, क्योंकि संबंधों के पीछे मुहूर्तों की गहनता नहीं है, या करने वाले के उसका उतना ध्यान नहीं है। हमारा है कि बढ़िया वस्त्र आने चाहिए, बढ़िया फोटो खींचनी चाहिए, अच्छा गाजा बाजा हो जाए हमारे साथ में, और भोजन बहुत अच्छा हो जाए, बस इतना ही पता। उसके बाद आजकल तो बड़ा विचित्र लग रहा है, मैं भी क्योंकि इस संबंध से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, कि लड़की के माता पिता भी सो जाते हैं भोजन करके विवाह पूर्व, उन्हें ढूंढ के लाना पड़ता है कि पाणी ग्रहण संस्कार तो हुआ ही नहीं, विवाह बाकी है, ले आइए उसे। तो माता पिता तक को हमें ढूंढ के लाना पड़ता है। बड़ी विचित्र बात लगती है कि भैया कहाँ हैं ये लोग। तो संबंध स्थापित करने में देखिए, एक होता है अंतरंग संबंध व्यक्तिगत, जो हमारा अनायास किसी से बन जाता है या किसी कारणवश बन जाता है, और एक संबंध जिसे हम लोग वैवाहिक आदि में लगाते हैं, उसमें पारिवारिक लोगों का भी बहुत सहयोग होता है जी। और उनका भी संबंध उस व्यक्ति के साथ देखा जाता है। इसलिए लोग प्रायः कुंडली जब मिलाते हैं तो उसमें 3 क्रम होते हैं। पहला गुण मिलान करना, गुण मिलान करने के बाद ही पहले फोटो इत्यादि आती थी, तो व्यक्ति आप समझ लीजिए कि भाई पहले आप फोटो देख लें, परिचित हो जाए, परिवार देख लें, तब आगे चर्चा कीजिए और उसमें गुण मिला लीजिए।
यदि गुण मिलता तब आप आगे बात कीजिए, अन्यथा चर्चा ही मत कीजिए। तो गुण में है कि अहिंदु गुणा, यानी 36 में से अहि का अर्थ है सर्प, सर्प का अर्थ है 8, और इंदु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है 1, और अंक का नाम वामतो गति। ज्योतिष के अंदर अंक उल्टे चलते हैं, शास्त्रों के अंदर यानी जो लिखा जाता है उसे उल्टे क्रम में लिखा जाता है। 9 से शुरू करते हैं? नहीं, उल्टा है, 9 से 1 नहीं लिखना है, नहीं जिससे हम 18 लिखना है तो 1 और 8 नहीं लिखा जाता, पहले 8 और 1 लिखा जाता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो अहिंदु गुणा कहा जाता है कि 18 गुण तो होने ही चाहिए, यानी 36 में से 50% तो आपके पास होने चाहिए। ठीक भी है, यदि किसी की योग्यता हम आगे परीक्षा में नापने जाते हैं तो कहे कि 50% यानी सेकंड डिवीजन तो आया, संतोषजनक परिणाम है। इससे कम है तो आप समझ सकते हैं कि संबंध भी उतने ही कम होंगे, तो हम लोग मना कर देते हैं। प्रायः 17.5 तक कभी कभार देखा जाता है कि चलो ग्रेस कर देते हैं कि चलिए, क्योंकि परिवार बढ़िया है या व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, कोई पीड़ा है किसी कारण से हम करना चाहते हैं, वो अन्य विषय है। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात है, और यदि आप भी चाहते हैं कि हम किसी के साथ में अपना आज हमारा कोई किसी प्रकार का प्रेम संबंध या कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं और भविष्य में इनके साथ विवाह भी करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप प्रेम करें और फिर आप विचार करें। उससे बेहतर के पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लें चीज़ों को, क्योंकि तब जा करके आपको लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, उस समय आप इसको दोष का भागी बनाते हैं। आप पूर्व में ही चर्चा कर लीजिए उसकी कुंडली, अगर डिटेल्स हैं आपके पास में तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, इट इज बेटर देन टू आस्क एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप एक अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि हम दोनों का ये कुंडली है, क्या हमारे इसके अंदर में स्वेच्छा से मनेच्छा से विवाह के योग बनते हैं या नहीं। तो कितने गुण पर आप कहते हो कि शादी बिल्कुल भी मत करना? हम 18 से कम में ही कहते हैं। 16 पर आप मना कर देते हो? 17, 17.5 पर, कई बार 17 भी मना कर देते हैं हम लोग, 16 तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, एकदम नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण से अगर 32 भी गुण मिल रहे हैं, 28 भी गुण मिल रहे हैं, तो वो मना की जाती है। जैसे नाड़ी दोष, तो ब्राह्मणों के अंदर ये जाति व्यवस्था पर या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर है। तो दोनों व्यक्ति विप्र हैं, निश्चित तौर पर अभी तक भी ज्यादातर यही चलता है। तो दोनों यदि विप्र परिवार है, ब्राह्मण परिवार, तो उनमें नाड़ी दोष महत्वपूर्ण होता है। यदि गुण 18 है, नाड़ी दोष बन रहा है तो भी नहीं, गुण 36 में मिल जाए और नाड़ी दोष है तो भी नहीं। और क्षत्रिय वर्ण में तो सभी का अपना अपना है, वो आप अपने अपने विद्वान से आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो वो अपने वर्ण के अनुसार, और उसको पहले वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। जो अच्छे जानकार हैं वो पहले पता करके पूछ के ही आपको बताते हैं। यदि वर्ण संकर है, अन्य कि तो उसके लिए भी चर्चा व्यवस्था दी जाती है, जिससे व्यक्तिगत तौर पे हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ जब कोई व्यक्ति कंसल्ट करता है तो देते हैं कि भैया अगर कन्या अगर ब्राह्मण वर्ण से है, जो इसके अंदर भी हमारे 8 में पहला गुण मिलाने के अंदर पहला वर्ण ही होता है जी। तो वहां पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर व्यक्ति का भी अपना स्वभाव के अनुसार दिया गया है। तो वहां पर भी वर्ण अगर डिफरेंस आता है तो हम लोग उसको सजेस्ट कर देते हैं या सलाह दे देते हैं पहले से कि देखिए आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी ब्राह्मण कन्या का किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह हो जाता है तो क्या समस्याएं आएंगी? प्राचीन शास्त्र की मानेंगे तो ब्राह्मण कन्याओं से अन्य वर्णों का विवाह करना निषिद्ध है। ब्राह्मण वर्ग किसी अन्य कन्या के साथ विवाह कर सकता है, ऐसे उदाहरण पुराणों में अनेक बार मिले हैं। लेकिन ब्राह्मण कन्या के साथ किसी ने विवाह का कोई ऐसा नहीं आता है। फिर भी समस्याएं क्या आ सकती हैं? करना ही नहीं निषिद्ध है, वो पाप का भागी है। हाँ। वो विवाह का भागी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो शास्त्रीय पक्ष भी हैं जिन्हें प्रबुद्ध लोग ध्यान रखते हैं और वो सचेत भी कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि आपने कहा थॉरोली किसी के बारे में प्रेम संबंध और जाकर के पूछ लेना, भैया प्रेम संबंध है तो फिर गुण मिलाने की आवश्यकता ही क्या है? सही बात है, संबंध तो आपने स्थापित कर लिया। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि प्रेम कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है, शादी के कुछ मंथ में ही लोग जो है फिर बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत मतलब उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम जब तक है जब तक जिम्मेदारी नहीं है। आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आधुनिक समाज की सोच है। आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं 50 साल पूर्व भी, तो ये सोच नहीं हमारे समाज में है। वहाँ ये है कि कुछ भी हो जाए हमें संबंध तो निभाना ही है, गुण मिले हों ना मिले हों। जबकि आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि लगभग 1950 से 1990 या 80 तक के जो लोग हैं उन लोगों के पास अपनी वास्तव में बेसिक डिटेल्स नहीं होती हैं, अभी भी दिक्कत होती है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो टाइम नहीं मालूम है अब, लेकिन उनके अंदर व्यवहार कुशलता बहुत ज़्यादा है।
लेकिन पंडित जी उदाहरण के तौर पे प्रभु श्री राम ने राज धर्म निभाया, पति धर्म अब छोड़ हम दिया। एकदम 50 साल को स्किप करके सत्युग में पहुंच गए हैं। अब आप वो एक बहुत गंभीर विषय है। हाँ, मैं आपके साथ उस पर एक नहीं 4 पॉडकास्ट कर सकता हूँ उस विषय पर, इतना हाँ। गंभीर है। भीष्म ना पितामह तो ने उन्होंने जो है- छोड़ा, हाँ, ना सीता माता ने छोड़ा। हाँ, ये बात देखिएगा, न वो रुष्ट हुए हैं न हाँ। सीता माता रुष्ट हुई है। दोनों ने कर्तव्य का पालन किया और आज्ञा का पालन किया है। एक बार भी किसी ने कटाक्ष नहीं किया है किसी, लेकिन हमने एक ही पक्ष को देखा, उसके अवान्तर पक्ष को नहीं देखा कि वो कितने साल तक राज किए। 10,000 वर्ष तक दोनों राजा रानी का धर्म निभाए हैं। वो एक समाज को दिखाने के लिए प्रभु ऐसे कुछ उदाहरण रखते हैं कि इससे वर्स्ट केस क्या हो सकता है लाइफ में, इससे वर्स्ट कठिनाई क्या हो सकती है कि आपको स्वयं ही अपनी पत्नी को छोड़ना पड़े किसी के कहने पर। और आज जो लोग जरा सी बात पे अपने ही परिवारजन के कहने पर छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सही बात, सत्य है। उनसे तो ठीक है और संबंध भी स्थापित रखे। कम से कम कटु संबंध से बेहतर है आपने किसी को संदेश के रूप में भिजवा दिया, चाहे यज्ञ हो, हवन हो, पैतृक कार्य हो, पितरी को कुछ करना हो, या कहीं तीर्थ में जाना हो, कुछ करना हो, यानी घूमने के लिए भी एक सहयोगी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन रिलेशनशिप के ऊपर कि सबसे बड़ी विवंडना कहूंगा या सबसे वर्स्ट केस क्या देखते हो आज के टाइम में आप रिलेशनशिप में? जो आपने कहा कि कुछ दिन पहले जो व्यक्ति आपके पास आया हो गुण मिलाने या अपना संबंध के लिए दिखाने, और वही व्यक्ति कुछ ही समय के बाद आता है कि हमारे में तलाक के योग है क्या, हम लोग उससे सीधे नकार के और दरवाजे का रास्ता दिखाते हैं। ज्योतिष में संबंध स्थापित करने की बात है, विच्छेद करने का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। विच्छेद करना न करना आपकी व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है, जो हमने आपको पहले भी कहा। उसके और भी मायने हो सकते थे, पूर्व में भी रहे हैं, संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आपके भी आसपास घर परिवार, गांव में, समाज में ऐसे बहुत उदाहरण होंगे जहां लोगों ने अकेले भी सर्वाइव करके अपने परिवार को मजबूत रखा है। अब उसके लिए मैं सबसे दुखी भी होता हूं कि यदि कभी सुनता हूं कि किसी ने कोई आत्मघाती कुछ इस तरह का कर लिया। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, आपके साथ आपकी कुंडली के अंदर बहुत कुछ है। क्या आपका नेम भी है, आपका फेम भी है, आपका कार्य भी है, आपका कॉर्पोरेट भी हो सकता है, आपके माता पिता भी आपके लिए जिम्मेदारी का विषय हो सकते हैं, भाई बहन भी हैं, और संबंध आपका जरूर नहीं है, अगर आज है तो कभी घूम जाएगा। यहाँ कहते हैं संस्कृत के अंदर कि चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। कालिदास जी, जिनकी स्वयं अपनी पत्नी के साथ शुरू में ही संबंध विच्छेद जैसी व्यवस्था, उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो मूर्ख हैं, गए काली जी की उपासना करी, घर छोड़ दिया, उपासना करी, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, घर आकर के 3 ग्रंथों की रचना करी, जो आज नहीं अनवरत भारत के अंदर जब तक रहेंगे, जब तक उसकी कीर्ति चलती रहेगी। क्या उनकी पत्नी का ही वही स्टेटमेंट जो उनके लिए संबंध विच्छेद कारक हो सकता था, उन्होंने उसको चुनौती बना लिया और आकर के साबित कर दिया कि देखिए मैं अचीवमेंट लेके आया हूँ आपके लिए, मेरे पास इतना कुछ है देने के लिए आपको। उनकी पत्नी उनकी फैन हो गई और उनकी हमेशा के लिए उनका संबंध जो है मधुर स्थापित हो गया। कालिदास जी तो बहुत बड़े उदाहरण है। तो इसलिए ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हर जगह आते हैं, उससे सीखना चाहिए। और संबंध, इसलिए हमने कहा बहुत गंभीर विषय है, आप इसको हल्के में ले लेते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आपके ग्रहों पे, कुछ राशियों पे निर्भर करता है। कई बार किसी की लॉयल्टी ज़्यादा होती है, किसी की लॉयल्टी कम होती है, किसी का एग्रेशन ज़्यादा होता है, किसी के सोफिस्टिकेटेड पार्ट ज़्यादा हैवी होता है। ये तो अगर आप लोग भी अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हो और आप डायलेमा में हो कि किससे बात करें, किससे बात ना करें, बहुत सारे लोग हैं, नए बच्चे हैं जिनको ब्रेकअप हो गए, उनको ये पता करना है कि उनका पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएगा नहीं आएगा, या आप तलाक या ये डाइवोर्स वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर नंबर आ रहा होगा। अपार्ट ऑफ दैट आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो मुझे बताएं कि आप किस ग्रह से किस बीमारियों का रिलेशन है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के क्या गंभीरता है जी, क्या वास्तव में चर्चा है भी कि नहीं, या ऐसे ही अनवरत, जैसे आजकल न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत कुछ और वास्तु को लेकर के बहुत कुछ, अन्य तथ्यों को लेकर के टेरिटरी की इत्यादि बहुत कुछ चलता है, वैसे ही है नहीं। ज्योतिष में फलित ज्योतिष का जब चर्चा आती है और फलित ज्योतिष की जब बात करते हैं, तो जैसे ही ग्रह राशि का नाम और उनकी चर्चा पढ़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पहला ही विषय आता है प्रथम भाव का। कुंडली का फर्स्ट हाउस का मतलब ही है हेल्थ।
तो शरीर वर्ण चिन्ह आयुर्वयोर्मानम सुखा सुखम, पहला ही भाव जो है वो आपका शरीर का द्योतक है, वो आपके वर्ण का द्योतक है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली जब किसी की बनाता है बिना व्यक्ति को देखे, तो उसके बारे में एक आमूल चूल उसकी स्ट्रक्चर खड़ी कर देता है कि आपकी फिजिक कैसी होगी। यू आर टॉल, यू आर एवरेज इन हाइट, यू आर लिन एंड थिन, यू आर पफी, आप कैसे हैं, किस तरह का शरीर का स्ट्रक्चर है आपका। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका कलर में भी जब जाते हैं तो स्पेशली आपका जो आपका आउटर ड्रॉ है कि आप सुंदर दिख रहे हैं, आप सामान्य दिख रहे हैं, या आपका कृशांग है, आप पतले दुबले रहेंगे, कौन सा अंग आपका मजबूत होगा, कौन सा अंग कमजोर होगा, इन्हें 12 भावों से 12 कुंडलियों से हमारे आचार्यों ने बहुत मंझे हुए तरीके से बताया। और ये हर ग्रंथ का प्रथम विषय रहता है। बस हम उसे देख करके सीधे आजकल थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्यूपेशन और रिलेशनशिप को लेके ज्यादा चर्चा है, तो सीधे वही पहुंच जाते हैं, ये बता दीजिए आप सीधे। ऐसे नहीं जा सकते हैं। शरीर होगा तो आगे काम होगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितना भी संसार में काम है सब कुछ धर्म है। पढ़ना भी धर्म है, विद्यार्थी भी धर्म है, कमाना भी धर्म है, और बुढ़ापा भी धर्म है। लेकिन शरीर होगा तब तो कुछ आगे होगा। सही बात है। तो शरीर को देखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ शरीर की बनावट ही नहीं, उसकी संरचना ही नहीं, उस शरीर का संगठन के साथ साथ कितना आपके लिए वह स्वस्थ रहेगा, या स्वस्थ नहीं रहेगा तो किस समय नहीं रहेगा, और होगा तो किस संबंधित विकार आपको हो सकते हैं। तो वहां पर दो तरह चर्चा है, एक रोग एक विकार। ठीक है, रोग में हम आएंगे तो रोग में दो तरह के, एक है हमारे साथ में कोई समय के अनुसार रोग हुआ, मौसम बदला, सर्दी जो हुई, बरसात का मौसम है, फ्लू है, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं, वो नेचुरल चीजें होनी चाहिए। बट कभी कभार रोग परेशान ज्यादा करता है, बहुत अधिक खर्चा करा दिया, अनायास पीड़ा आ गई, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, एंड दैट्स ऑल। तो ब्रेन से लेकर, यानी आप कह सकते हैं मस्तक से लेकर नख रोग तक, पैर के नाखून तक के रोग की वर्णन ज्योतिष में है। यदि आप चाहें, को ज्योतिषी चाहे तो आपको इंडिकेट कर देता है। और मैं ये मानता हूँ, ठीक है, एक बार आप वैज्ञानिक पक्ष से सोचिए, जिस प्रकार से आप रिपोर्ट्स कराते हैं, जांच कराते हैं, नाना प्रकार की डॉक्टरों के पास जाकर के चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए हेल्थ के बारे में। यदि आपको पहले से ही कोई इंडिकेट करता है कि यार आपको डाइजेशन वीक है, या आपको स्टमक संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, तो क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है? यू आर फीलिंग कि यार हाँ यार मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम है, गुरुजी कह रहे हैं, दैट इज फाइन। आपको नसों से संबंधित कमजोरी की समस्या हो सकती है, आप कह रहे नहीं यार मुझे झंझनाहट महसूस होती है, मुझे कमजोरी फील होती है, मुझे मेरे ब्लड फ्लो में दिक्कत मुझे महसूस होती है। इफ समवन इज सेइंग टू यू कि आपको हड्डियों से संबंधित कमजोरी है, एंड सन इज नॉट सो गुड इन कुंडली, यानी आपका सूर्य कमजोर है, तो आपको सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और साथ ही साथ आपको हड्डियों की दिक्कत आ रही है, तो क्या आप उस बात को ये नहीं मानते कि ये एक आणविक की सूक्ष्म गति है, हमारे ऋषियों की दी हुई वो दिव्य ज्ञान है जिससे हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं? यदि उसमें से, और मेरे अनुभव में, मैं वर्तमान में कुछ दिन पहले ही एक हेल्थ टेक कंपनी के साथ भी बहुत दिनों से काम किया, और उस पर हमने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कुंडली का डेटा एनालाइज करा है, इकट्ठा किया है, और प्रेडिकेट भी किया है। अच्छा। और उस लंबे अनुभव के अंदर हमने आज के समय की, वर्तमान की 10 प्रमुख बीमारियां, थायराइड, सर्वाइकल, शुगर, बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, इन सब पे काम किया है। और इसके अलावा जो कुंडली में दूसरा पक्ष होता है, जैसे रोग, और रोग के बाद होता है व्याधि, तो आधि और व्याधि रोग के दोनों पक्ष हैं। तो आधि में आगे रोग जो हुए और उपचार से सही हो सकते हैं, दूसरा व्याधि, या तो जन्म से आपके साथ आया है, या तो ऐसा कोई गंभीर रोग हो गया जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा, मृत्यु तक साथ रहेगा। ठीक है, उसमें कैंसर हो, उसमें आपकी पैरालिसिस हो गई, या कई बार ऐसे सिस्ट हो गए, गांठे हैं, ठीक है, क्षय रोग, टीबी, दिल की बीमारी, कार्डियक में दोनों है, रोग में भी आती है, उसमें भी आती है, वो कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके जुपिटर पे डिपेंड करेगा मोस्टली। ठीक है, सन उसको राइज देखेंगे उसको, तो कुंडली पे डिपेंड करेगा कि तो किसी को हृदय की बीमारी है तो उसका गुरु जो है वो वीक रहेगा, उसका चतुर्थ भाव भी पक्ष देखना पड़ेगा। एक पक्ष से कुंडली का रोग देखना बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए हमें D16 तक देखना पड़ता है, D1 से D16 निकालना पड़ता है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, हम लोग तो एक हेल्थ का ग्राफ भी बना के देते हैं कि आप
बचपन में इतने हेल्दी रहेंगे, युवा अवस्था में इतने हेल्दी रहेंगे, और वृद्धावस्था में या बाद की अवस्थाओं में इतने हेल्दी रहेंगे। और इस एस्पेक्ट्स में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक परमानेंट व्यवस्था है कि हाँ पूरी बॉडी का होल एंड सोल कि हाँ ये कमजोर रहेगा, और एक बाय द टाइम है कि ये अभी ज्यादा दिक्कत है, तो वो अभी आपको हम लोग, मैं पर्सनली चार्ट बना करके देते हैं आपको। तो अगर जैसे आपने बताया कि आपके भाई चतुर्थ भाव में गुरु है, पीड़ित है, और आपको हृदय की बीमारी हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या गुरु की रेमेडी करने से वो उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? 100%। और तो हमारा रोज का काम है, रोज का काम इन द सेंस, क्योंकि ये तो वर्तमान में और शुरू से ही परिवार से भी हम लोग देखते हुए आए और अभी भी देखते हैं। और प्रतिदिन ऐसे बहुत से भगवान की दया से, महादेव की कृपा से भगवान शिव को विश्व का सबसे चमत्कारिक चिकित्सक मानते हैं। और बृहस्पति चौथे में नहीं, बृहस्पति यदि अष्टम में, द्वादश में है तो सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। यदि राहु के साथ बैठे चांडाल योग बना लेते हैं तो बहुत दिक्कत करते हैं। यदि सन और बृहस्पति की, जुपिटर की युतियां बन जाती हैं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? यही हार्ट की, कार्डियक डिजीज की, और साथ ही साथ संतान के ऊपर हमने बहुत काम किए हैं। सी सेक्शन से लेके लोगों की संतान नहीं हो रही है, विवाह हो गया है और बहुत दिनों से दिखा भी रहे हैं, डॉक्टर्स की दवा भी चल रही है, अब वो IVF सोच रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा एक बार आप जाकर के, जब सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों नहीं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में एक नहीं, मतलब 500-700 उदाहरण होंगे जिनकी संतानें हुई हैं, तो उपाय से हुई हैं। आनंद अंबानी जी, जिनकी हेल्थ को लेके हमेशा चर्चा रहती है, तो उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे आप? उन्होंने तो कितना हेल्थ को कवरेज कर लिया और वो हेल्थ की रेमेडी ले चुके हैं। उनका बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए वो बहुत पफी थे और बहुत वेट था बॉडी के अंदर में, और अब बहुत हेल्दी हैं वो। तो साथ की जो रेमेडीज है, उन लोगों की जो रेमेडी है ना, वो वर्ष पर्यंत चलती है। गोयनका जी हों, अंबानी जी हों, अडानी जी हों, ये लोग वर्ष पर्यंत ऐसे ऐसे काम कराते रहते हैं जिसके बारे में व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि इनके माध्यम से कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। इतने भंडारे, इतने दान, इतने प्रकार के मंदिरों के अंदर आभूषण की व्यवस्था, हम लोग तो साधारण उपाय करते हैं। और ये कपड़े में डाल करके इतना दे दिया, तांबे का वस्त्र भी किसी को पात्र दे तो लोग सोचते रहे बड़ा गंभीर खर्चा हो गया। वहां तो सीधे दिव्य मोती इत्यादि जो है सीधे वो भिजवा देते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। हाँ, तो ये बात थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो अगर हम पर्टिकुलर दोस्तों बात करना चाहें कि किस ग्रह से किस रेमेडी का या किस बीमारी का रिलेशन है, उसके लिए मतलब D16 तक चार्ट देखा जाता है, जैसे शर्मा जी बता रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट कंसल्ट करें। अगर आप हृदय, कैंसर, किसी भी क्रोनिक डिजीज़, आपको थायराइड है, BP है, शुगर है, कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, तो आप बात कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं बहुत लंबे समय से और आप चाहते हैं कि आपकी दवाई जल्दी छूट जाए, तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। राइट, ठीक है। तो आप शर्मा जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस ग्रह से किस बीमारी का रिलेशन है। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो उन ग्रहों से किस बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है? तो सूर्य से हम लोग शिरो रोग देखते हैं, यानी सिर से संबंधित रोग, यानी सिर में आपका ब्रेन भी आ गया, इसलिए सूर्य को हमारे शरीर की भी ऊर्जा का कारक माना जाता है। सूर्य पीड़ित होगा तो सर में दिक्कत आएगी, निश्चित रूप से आएगी। माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, आपको बहुत जल्दी क्रोध आएगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे खुद को, आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, आपको फियर होगा, अनायास जो होता ना घबराहट, कंपन, इस तरह की दिक्कतें होंगी, और पैरालिसिस समस्या होने की भी संभावनाएं होती हैं। क्या रेमेडी है सूर्य के लिए? सूर्य भगवान की सबसे अच्छी रेमेडी है, प्रातः काल उठिए। और सूर्य कमजोर होने का सबसे लक्षण है कि व्यक्ति प्रातः काल नहीं उठता है। ये ऑटोमेटिकली सिम्टम है जो आप अपने आप चेक कर सकते हैं अपने पास भी। यदि आपको जल्दी उठने की हैबिट नहीं, आपको जल्दी उठने से फियर होता है, आपको सन को देखने के अंदर आंखों के अंदर बहुत चुभन महसूस होती है, दूर से ही शरीर के अंदर खुजली होती है, तो इसका मतलब समझिएगा सूर्य कमजोर है। तो सूर्य भगवान के ग्रहों का जप करावें। भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से रोली डाल करके लाल पुष्प के साथ में जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय विशेष ध्यान रखें 2 बात का। पहली बात की, सूर्योदय के समय लगभग आधा घंटा पूर्व पश्चात में ही आप जल समर्पित भगवान की अर्चना करें। और जो जल गिरे वो आपके मस्तक के सामने, यानी कि फोरहेड के सामने से आपका पात्र होना चाहिए। और जो जल धारा गिरती है उस जल की धारा में से भगवान सूर्य का दर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी हैं, उधर देख रहे हैं, जल चढ़ा दिए,
उससे कोई लाभ नहीं है जी। 2 मिनट का काम है लेकिन पूरा कंसंट्रेशन का काम है। आप बहुत जल्दी महसूस कर लेंगे, विद इन 40 डेज आप महसूस कर लेंगे कि यदि आपको स्किन डिजीज है या आप कई तरह की बीमारी हो रही है, आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीज यू है, तो यू विल फाइंड यस यू आर फाइन इनफ। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी। बच्चों को चश्मा लगता है खास तौर से, आप कह सकते हैं कि मोबाइल देखने से, लेकिन उसके पूर्व भी जिनको नेत्र रोग होता है उनकी कुंडली में प्रायः सूर्य की स्थिति कमजोर या अशुभ मानी गई है, देखी जाती है। तो ये सूर्य भगवान के संबंधित रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभकारी है। ठीक है, अगला ग्रह चंद्रमा के बारे में चर्चा। चंद्रमा को सबसे बड़ा साइन मानते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ का, और वर्तमान के समय में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोग अपने आप बढ़ गए हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, काम के स्तर से, आने जाने के स्तर से, हम घर परिवार को छोड़ के दूर रहते हैं जी, तो हम उतने मजबूत नहीं हैं। तो क्योंकि हम घर परिवार रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं विडंबनाओं को इकट्ठा महसूस करते हैं। परिवार में कोई दुख आ जाता है तो एक साथ, खुशी होती तो एक साथ महसूस करते हैं। तो उनके कारण से अनायास हम बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। तो चंद्रमा आपकी उस हेल्थ को इम्पोर्टेंटली आपको प्रेडिकेट करता है और आपको मजबूत दिखाता है। तो आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आपको हिला सकता है कि नहीं, ये चंद्रमा आपको बता देंगे। यदि आप बहुत हंसमुख प्रसन्न है, और ये बात मानिएगा कि मेंटल अगर हेल्थ आपकी ठीक है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत जल्दी क्विक सी ठीक हो जाती है। लेकिन आप अगर अंदर से आपके दिमाग में शक घुस गया है, आपके मन में किसी प्रकार भ्रम आ गया है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये बहुत खराब स्थिति है। तो आप दवा लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, आपको लगती नहीं है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं हम दवा तो दे ही रहे हैं पर ठीक नहीं। तो आपको उसके साथ साथ खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को अगर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, रुद्राक्ष धारण कीजिए, भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए, दूध का दान कीजिए, दूध का सेवन कीजिए, दूध चढ़ाइए। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में दूध का बड़ा महत्व है, प्रतिदिन के भोजन में भी है। तो वो सिर्फ एक दिखावा नहीं है, वो आपकी हेल्थ का पूरा पूरा कारक है। और कई संत महात्मा है जो केवल दूध, पयहारी बाबा केवल दूध पीते हैं एक समय, तो भी आज सुरक्षित है और स्वस्थ है। भगवान कृपा उन पर बनी रहे हमेशा, और लोगों का कल्याण कर रहे हैं आज भी। ये बहुत मतलब आपने बड़ी बात बोली है। मैं भी सारे हमारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रभु ने आपको इतनी बड़ी सृष्टि दी, रहने के लिए पृथ्वी दी, वातावरण दिया, वायु दी, शुद्ध हवा दी, और आप एक दूध की कंजूसी कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 चम्मच दूध डालेंगे, लोटे में पानी भर लेंगे कि पानी का कलर तो चेंज हो गया, और जाके शिव जी के ऊपर डाल दिया। ना तो आपके पानी के भूखे हैं, ना दूध के, भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। तो अगर आप 2 लीटर दूध मंगा रहे हैं, उसमें से 100 ग्राम भी चढ़ा देंगे, कम चढ़ा देंगे, तो वो भी बहुत कुशल होगा। और ये प्रश्न मैंने पहले भी किसी एक एस्ट्रोलॉजर से करा था कि क्यों चढ़ाएं दूध, नहीं चढ़ाते तो क्या पानी चढ़ा देते खाली, भगवान कोई रुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे संस्कारों में ये प्रावधान है कि जो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाने की व्यवस्था हमारे थ्रू ही जाती है। एक तरीके का दान है। नालियां तो अब बनी हैं, बड़े बड़े मंदिर अब बने, पहले तो सब जंगल में रहते थे। तो दूध इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उनका भी पेट भर सके। दूध के लिए हमारे चर्चा है कि दूध का जो मंत्र है उसके लिए अंतिम आता पयो अमृतम मधु। तो जो पय यानी दूध, दूध जो है उसको अमृत मानते हैं, तुल्य है। क्योंकि आप जो व्यक्ति जीवन लेता है तो सबसे पहले माता का दूध उसे चाहिए। तो इस संसार में उससे महत्वपूर्ण कोई वस्तु हो ही नहीं सकती जो हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए आज जल में मिलाने की व्यवस्था, कई बार ज्योतिषी भी कुछ उपाय के लिए बताते हैं कि इसमें मिश्रित कर लीजिए। कई बार तिल के भी दाने उसमें या जौ भी डलवाए जाते हैं। वो उस विषय वस्तु है। उसमें आपने कहा उसमें भाग होता है, ऐसा नहीं होता कि एक लोटे में 2 चम्मच डाल लिए, उसमें भाग होता है। आधा दूध आधा पानी, रुद्राभिषेक भी होता है उसका। आधा दूध आधा पानी, या दूध की मात्रा ज्यादा, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक साधारण वस्तु नहीं है, एक अति महत्वपूर्ण दुर्लभ वस्तु है। चाहे गौ से प्राप्त हो, बकरी से प्राप्त हो, किसी से भी प्राप्त हो, ये अमूल्य है। जिससे आप कुछ देकर सोचते हैं कि बहुत महंगा आ रहा है दूध अभी, ठीक है, लेकिन भगवान महादेव को उससे अर्पण करने से के लिए उससे महत्वपूर्ण वस्तु हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल को हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं कि अग्रेशन का कारक है। जी नहीं, अगर रोग में हम आते हैं तो सिस्ट, बोन से रिलेटेड समस्याएं,
ठीक और है, खास तौर से चोट चपेट, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। अनायास चोट लग जाना, अनायास ऐसी चोट लग गई कि अब आपको लंबी बीमारी हो गई, आप बेड पे हो गए। खास तौर से स्लिप डिस्क, बैकबोन की प्रॉब्लम, बोन मैरो की प्रॉब्लम, आरबीसी की कमी और डब्ल्यूबीसी की अधिकता, जो बॉडी की आपकी इम्यून को कम करता है। तो मंगल आपकी इम्यूनिटी का कारक भी होता है, और चंद्रमा और मंगल ही दोनों मिलकर शरीर में रक्त की संचार को बढ़ाते भी हैं और बनाते भी हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो क्या मंगल वीक माना जाएगा? नहीं 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 नहीं, गलत मत जाइएगा कभी। संसार में ऐसा भ्रम होता है बहुत बार। मांगलिक दोष सिर्फ इसके पहले जो चर्चा हमने रिलेशनशिप की थी उसी के लिए वो महत्वपूर्ण है, और वो भी 4 तरह से देखा जाता है। तो मांगलिक दोष सेपरेट पार्ट है, वो भी कुंडली मिलाने का, मैच मेकिंग का और संबंध स्थापित करने का। मांगलिक दोष से कभी भी आप मंगल की ये गंभीर विषय वस्तु को मत लीजिएगा। ये सब तब होता है जब कोई ग्रह वक्री है, कोई ग्रह सबसे ज्यादा होता है कि निम्न है, यानी अपनी नीच स्थिति में है, या फिर वह किसी अन्य ग्रह के, पापक ग्रह के साथ में युति कर रहा है, और ऐसे खराब स्थान पे युति कर रहा है जो आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। और सबसे ज्यादा मैंने कोविड में देखा है सर, खुद ने पर्सनली 300 से ज्यादा कुंडलियों को रिसर्च करके रखा हुआ है, और उसमें हमारे परिवार के जन भी थे जिन्हें कोविड हुआ है, जो कोविड से ठीक हुए हैं, और वो भी लोग देखे हैं जो अचानक कोविड से दिवंगत भी हो गए। हमने उनमें भी मंगल का बहुत गंभीर रोल देखा है। आपकी मार्केश की दशा की तरह काम करता है मंगल, इतना सामान्य नहीं है जी। अगली चर्चा बुध की जी। बुध को हम लोग बड़ा हल्के में निकाल देते हैं, प्राय जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं और आप लोगों को शनि और राहु का इंपॉर्टेंस है, शनि राहु केतु, और इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है जी। नहीं, बुध का सबसे ज्यादा रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि का कारक है। तो आप कहेंगे सर शिरो रोग के सूर्य के लिए कहा था, शिरो रोग होने में और बुद्धि के रोग होने में फर्क है। किसी में जड़ता है, किसी में समझ नहीं है, किसी में मूर्खता है, कोई क्विक लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई बहुत एक बार में देखता है और उसे याद हो जाता है। आप बहुत सुंदर आर्टिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप समाज की सभा की शोभा बढ़ा सकते हैं, आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। इट मीन्स आपका मरकरी बहुत अच्छा है। अपार्ट अगर रोग में हम बात करते हैं तो इन सबसे, यानी बोलने के संबंधित कलाओं में दिक्कत, तो आप देखते होंगे प्राय हकलाना, तुतलाना, बच्चों लेट बोलते हैं, बहुत सारे आजकल स्पीच थेरेपी सेंटर हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी औषधियाँ आती हैं, वच खिलाते हैं बच्चों को। वच एक औषधि आती है जो आपको आयुर्वेद के स्टोर पर या किराना स्टोर पर भी वच मिल जाता है जी। वच भगवान को चढ़ाना भी चाहिए, बुध के लिए गणेश जी को समर्पित भी करते हैं, महादेव को भी समर्पित किया जाता है, और वच के टुकड़े करके छोटे छोटे मुंह में रख के चूसे जाते हैं, चूस करके उसे हटा दिया जाता है। उससे बुध स्ट्रांग होता है। बुध की जड़ी भी आती है, बुध की और भी दुर्व अंकुर, दोब जो होती है, वह दोब यदि गणेश जी को समर्पित करते हैं, वह भी आपकी बुध को स्ट्रांग करता है, बुद्धि के देवता है। तो बुद्धि के लिए और वोकल 2 तरह के रोग उससे ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है। कोई तो मूक बधिर है, सॉरी मूक बधिर हो गया, डीफ एंड डम की स्थिति है, उसमें बुध हमारा बहुत रोल निभाता है। तो अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए हम लोग व्यक्ति की गंभीरता के साथ साथ उसके हमारी बॉडी में जितना मज्जा है, जैसे मांस आप कह सकते हैं, पफीनेस जो है, तो पफीनेस को क्रिएट करना, बॉडी को अंदर से मजबूत बनाना, जो आपकी बोन्स को ब्रेक होने से रोक रहा, और स्किन के बीच का जो पार्ट है उसको वो रोल निभाते हैं। ठीक है। बृहस्पति कवच का काम करते हैं जी। तो बृहस्पति हमारे लिए मांस बढ़ाना, शरीर के अंदर वजन बढ़ाना, शरीर में शरीर को स्थूल करना, मजबूत बनाने में बहुत योगदान निभाते हैं। यदि कमजोर स्थिति में है तो हम लोग देखते हैं कि वजन से संबंधित जो आता है कि भाई कमजोर है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा बिल्कुल, या कोई बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया, जो आजकल की समस्या है मोटापा, तो कहीं आपका बृहस्पति तो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ में बृहस्पति संबंधित भी आपकी इनर वोकल स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी विचार की क्षमता, आप कितना कुशल, एट द टाइम आप कितना अच्छा प्रेजेंस आप दे पा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर कितने अच्छे से देते हैं, परीक्षाओं में याद करते हैं तो मेधा कितनी आपकी बढ़िया है जी। याद किया भूल गया, कैसा तो नहीं है, उसके लिए सरस्वती यंत्र हम लोग देते हैं, सरस्वती मंत्र भी हम लोग देते हैं, आपके गुरु की पूजा, उपासना, बृहस्पतिवार का व्रत, और
भी बहुत सारे उपाय जो हल्दी इत्यादि से ही संपन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारे, और साथ ही साथ बृहस्पति हमारे क्रॉनिक डिजीज पे बहुत काम करता है, कैंसर और संतान, संतान होना, संतानहीनता दोनों में ही बृहस्पति का योगदान होता है। तो अच्छे जातक से जिसको बार बार मिसकैरेज इत्यादि की समस्या होती है, उससे जरूर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगले ग्रह की तरफ आते हैं, शुक्र की तरफ। शुक्र पे हम लोग चलेंगे। शुक्र जो है हमारे लिए शरीर में ताकत का काम करता है। ठीक है। सेम जो इम्यून को बूस्ट करने का काम करता है वो शुक्र करते हैं। ठीक है। तो हमारे और कई बार ऐसे गुप्त रोग या ऐसे गंभीर रोग जिनकी चर्चा हम समाज में नहीं कर पाते, वैसे रोगों के लिए भी शुक्र जो है बहुत प्रधान होते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ में संतान वाले पक्ष में भी उनका बहुत योगदान है। और हमारे किडनी से संबंधित जो रोग है उसमें शुक्र बहुत काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग शुक्र के लिए जो है प्रायः कोशिश करते हैं कि उनका ग्रह का जप, हवन, दान और या दुर्गा उपासना, देवी उपासना वो श्रेयस्कर होती है, श्रेष्ठ होती है। और शनि, शनि जो है वो हमारे शरीर में स्नायु के कारक है। जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी में हमारा जो मेन स्नायु तंत्र है, जो ब्रेन से पूरी नसें जा रही हैं, उसमें दो तरह की आगे आएंगी, तो हम राहु केतु में चर्चा भी करेंगे उसकी। साथ ही साथ जो हमारा स्केलेटन है बॉडी का, स्केलेटन का जो वेट है वो शनि पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कई बार पतले दुबले लोग होते हैं, वजन खूब होता है, लाइक फौजी दिखने में कम ऐसे लगते हैं कि पतले दुबले से। कई बार उनके साथ देखे होंगे बहुत मोटे मोटे से लोग होते हैं कि वजन कम है, यानी आपकी हड्डियों में वेट। तो शनि उसका कारक होता है, यानी आपकी हड्डियां, आप अंदर से कितने स्ट्रांग होंगे और आपकी नसें कितने स्ट्रांग होंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अचानक स्ट्रोक्स आ जाना, स्ट्रोक्स में शनि का योगदान होता है। स्ट्रोक्स के साथ साथ में याददाश्त कमजोर होने में शनि का योगदान, जो कंपन होता है, झुक जाती है बॉडी, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं समय से पूर्व। और सबसे एक और जो अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चलती है खासतौर से महिलाओं में, उसे बोलते हैं गठिया बाय आयुर्वेद के अंदर, जॉइंट्स पेन, ये इधर से इधर कड़कना पड़कना। और घुटने, अगर आपके घुटने कमजोर हैं तो आपका शनि कमजोर है या प्रभावित कर रहा है आपको, आप उनके प्रति ध्यान देंगे, शनि आपको रोग से मुक्त करने में जल्दी काम करते हैं। महादेव की उपासना, तेल का दान, सप्त धान्य का दान, वजन के अनुसार दान करना, धान्य का, गरीबों को डालना, गरीबों के लिए कुछ अन्न की उपलब्धता कराना, बड़े बड़े मंदिर इत्यादि के अंदर जहाँ भंडारा वगैरह चलता है वहां पर भी आप समर्पित कर सकते हैं जी। वो शनि आपका प्रभावित कर सकता है, आपको अच्छा कर सकता है, रोग से मुक्ति दिलाने में सहायता कर सकता है। ठीक है। अब राहु और केतु दोनों की हम राहु को लेंगे। राहु जो है शनि के जस्ट उपांग की तरह काम करते हैं, यानी हमने कहा आपको पहले कि आर्टिलरी, जितनी भी हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो खाली स्थान है जहाँ से कई बार हमको टक टक की आवाज आती है, उसको बहुत प्रभावित करता है। राहु हमको माइग्रेन में बहुत प्रभावित करता है। राहु हमको जिसे कहते हैं गंदगी से रोग हो जाना, हम नहीं नहा रहे हैं, कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा है, पता है कि हमें गंदा इसमें करेंगे तो लगेगा हमको, फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, इसमें बहुत काम होता है राहु का। नाखून के इन्फेक्शन हो जाना, तो ये राहु प्रभावित करते हैं आपको। ठीक है। और इनके लिए उपाय के लिए आपको सबसे श्रेयस्कर है कि आप भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करते रहें, लाजावर्त धारण करें, या कि आप गोमेद को भी पहन सकते हैं, जैसा आपको आपके ज्योतिषी सलाह दे वैसा ही। सीधे मत पहन लीजिए किसी रत्न को और उपरत्न को डायरेक्ट यूज नहीं कर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ध्यान नहीं दिए और दो विपरीत रत्न हमने पहन लिए। कुछ ज्योतिषी बता भी देते हैं, पुखराज भी पहन लीजिए, पन्ना भी पहन लीजिए, संभव नहीं है। एक हाथ में दोनों हम लोग नहीं बताते हैं प्रायः। अच्छे पारंपरिक विद्वान कभी नहीं कहते हैं कि आप एक साथ दोनों पहन लीजिए। आपने माणक भी पहना है और आप नीलम भी पहन लीजिए, नहीं। तो रुद्राक्ष, उसमें आपको राहु की रेमेडी में रुद्राक्ष बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन सबसे अच्छा कारक है, राहु से ग्रसित हैं ऐसे भी अगर आप पीड़ा में हैं, आप मेडिटेशन करते हैं रोज नियम से 12 से 15 मिनट, राहु की दृष्टि आपके ऊपर अनुकूल होने लगेगी, उससे प्रभाव कम। जल्दी उठिए, लेट नाइट बंद कीजिए, आउटिंग बंद कीजिए, लापरवाही बंद कर दीजिए, ज्यादा तूफानी गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए, नहीं तो राहु व्यक्ति को चढ़ाते हैं और फिर गंभीर समस्या में डाल देते हैं। तो ऐसे कामों से बचना चाहिए। केतु को हम लोग सोचते हैं लास्ट में आ रहे हैं, बड़ा पुच्छ से हैं, और जो है राहु का भी आधा भाग है तो आधा ही नुकसान करता है, नहीं, केतु लंबा नुकसान करता है। केतु
क्रॉनिक डिजीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर, डायलिसिस, लीवर की बीमारियां और साथ ही साथ में हमारे मनोरोग पर, ठीक है, मेंटल हेल्थ पर केतु का बहुत अधिकार होता है, ठीक है। और केतु का जो रोग होता है वो ध्यान रखिएगा, वो असाधारण होता है, जल्दी नहीं जाता है। तो केतु के रोग से जल्दी जाना हो तो हनुमान जी को गदा समर्पित करना, किसी दुर्गा मंदिर में किसी प्रकार के आयुध जो मंदिरों में लगे होते हैं, या झंडा लगाना, किसी कोई मंदिर बन रहा है वहाँ मौका मिल जाए तो आप झंडा समर्पित करा दी कि ये मेरी तरफ से रहेगा, या उसकी बार बार बदलना, अपने घर पर भी आप उसको लगाते ही हैं, झंडे को लगाना चाहिए। तो केतु प्रभावित कम करते हैं। साथ साथ यदि को मौका मिल जाए जीवन में कभी ब्रह्मा जी का दर्शन करने का, पुष्कर में भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहिए। कुशा आती है 10-20 रुपए की, पूजा की दुकानों पे मिल जाती है और लोग जानते भी नहीं कुशा क्या होती है जी। और कुशा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक जो पंडित जी लोग आपके यहाँ आते हैं, पुराने विद्वान आते हैं, पौरोहित्य कर्म कराते हैं जी, वो सब कुछ कुशा से ही करते हैं। आचमन भी कराना, जल छिड़कना, कलश में रखते हैं उसे। कुशा ले लीजिए, कुशा को गंगा जल में एक पात्र में, खासतौर से पीतल या कांसे के पात्र में भर लीजिए, उसमें कुशा डाल दीजिए, ठीक है, और उस जल को घर में छिड़काव कीजिए, स्वयं भी छिड़काव कीजिए, नहाने के जल में मिला लीजिए या किसी तीर्थ के जल से स्नान कीजिए, तो केतु का प्रभाव कम हो जाता है बहुत क्विकली। ठीक है, तो ये बात थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। हर ग्रह से हर एक बीमारी का रिलेशन है। हो सकता है कि आप इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि उनका कौन सा ग्रह पीड़ित है तो उससे रिलेटेड उनको कौन सी बीमारी हो रही है। लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर बीमारी का, हर समस्या का एक समाधान है और उसके लिए बस आपको एक कंसल्टेशन बुक करनी है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपको रेमेडीज़ आपकी कुंडली के चार्ट के एनालिसिस करने के बाद दे दी जाएंगी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी को लेके कि 1 से 9 नंबर तक कि ये लोग किस तरीके के होते हैं, इनके ट्रेड्स क्या होते हैं। और आजकल नई यूथ, नई जनरेशन बड़ा पसंद कर रही है न्यूमरोलॉजी को। तो शर्मा जी आप बताएं कि 1 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। 1 नंबर वाले जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, सभा में, समाज में मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। कई बार रिजिड भी हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर के, लेकिन बहुत लॉयल होते हैं और सही बातों पर ही अपना पक्ष रखते हैं। गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके लिए भले ही उन्हें जो करना पड़े। 2 नंबर वालों के क्या ट्रेड्स होते हैं। 2 नंबर वाले भी 1 नंबर वाले तरह ही प्रतिभावान होते हैं, लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभा पंडित होते हैं, सभा पंडित भी होते हैं, यानी कहीं जाएंगे तो अपनी बात को कह करके आएंगे, अपना काम दक्षता से करा के आते हैं। और खास तौर से यदि वे लोग टीवी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो समझिए कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभाएं होती हैं उनके अंदर में जी। 3 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। 3 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ बदलाव आता है, जो ज्योतिष से एक अलग अपना अंतर रखता है। और हमें विडंबना इस बात की है कि इसका कोई तथ्य नहीं है, तो ये आधारहीन भी है। आधारहीन इसलिए है क्योंकि इसका कोई मजबूत आधार प्राप्त नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन हाँ, पारंपरिक रूप से जो चल रहा है तो उसमें ये लोग उसको कहते हैं कि बृहस्पति का नंबर है, ठीक है। और हमारे अनुसार में ये 3 नंबर जो है ये आपका कम्युनिकेशन का नंबर है। तो अच्छा विचार का व्यक्ति ही अच्छा कम्युनिकेशन संवाद कर सकता है, और अगर संवाद मजबूत है तो आप अपने काम भी अच्छे से करवा सकते हैं। तो अपने काम करवाने में निष्ठ होते हैं और जिससे सलाह देते हैं उसका काम पक्का बढ़िया कर ही देते हैं। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। 4 नंबर वालों के बारे में क्या कहेंगे आप। 4 नंबर वालों के लिए जो है मैं मानता हूं कि फैबुलस होते हैं, अच्छी चीजें पसंद करते हैं, अच्छी चीजों पर खर्च करते हैं, अपने अनुसार रहते हैं, माय लाइफ माय रूल्स, इस तरह के होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें कि राहु को लेकर के, तो क्या राहु खराब थोड़ी है। सही बात है। आप कहेंगे स्ट्रगलिंग है, नहीं, बहुत इजी है। उसका वे अपना होता है, वो उस दिशा में काम करेंगे। अगर राहु अगर किसी का मूलांक 4 है तो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर में खोजबीन करने की, चीज़ों को ढूंढने की, उसके मूल तक पहुंचने की क्या प्रॉब्लम है, वो उसे आइडेंटिफाई करके उसे तुरंत समस्या को समाधान की तरफ ले जाते हैं। समस्या बड़ा, हाँ, यदि उनके साथ कोई समस्या क्रिएट करता है देन वो अपना भूलते नहीं है, वो आपसे अपना समय पर ले लेते हैं। बहुत साइंटिफिक लोग होते हैं। बिल्कुल। तो 5 नंबर वालों के क्या ट्रेड्स होते हैं। बहुत गणित में दक्ष होते हैं
और बहुत हंसमुख मिजाज के होते हैं। लोग कहते हैं भाई 5 नंबर वाले जो हैं इनको थोड़ा सा इसी तरह से ले लेते हैं हल्के में। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जितने हंसमुख होते हैं तो आपके व्यवहार को भी उतना ही अनुकूल देखना चाहते हैं। अगर आप व्यवहार में अनुकूलता नहीं रखते हैं तो फिर वो प्रतिकूल व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता कि तो इस तरह से हमसे व्यवहार कर रहे हैं। 6 नंबर वाले आपके हिसाब से कैसे रहेंगे? वो अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत लॉयल होते हैं। यदि आप अच्छे संवाद वाहक की बात करें तो बहुत अच्छे होते हैं। उनके आइडियाज भी बहुत काम आते हैं, लेकिन अधिक खर्चा बहुत करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, और एक्स्ट्रावेगेंट होने में कभी कभी अपने मित्रों का सहयोग भी ले लेते हैं, तो खर्चा कराने में बहुत आगे होते हैं। 7 नंबर वाले व्यक्ति कैसे रहते हैं? 7 नंबर वाले व्यक्ति जो है तटस्थ होते हैं, अपने निर्णय के पक्के माने जाते हैं, और जो ठान लेते हैं उसे करके बैठते हैं, क्योंकि केतु का नंबर है, उसमें जिद आती नहीं, और आ जाती तो कोई उसे हिला सकता नहीं। ठीक है। और साथ ही साथ 7 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे के लिए यदि परमार्थ करने पर आ जाए तो उसमें वो अपना जीवन का भी दान दे सकते हैं, इतने दानी होते हैं। तो शर्मा जी 8 नंबर वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान करने में हमेशा भूमिका निभाते हैं, अग्रज होते हैं, आपके घर की ऑफिस की जिम्मेदारियों को उठाने की शक्ति रखते हैं और उसे बखूबी निभाते भी हैं। बस समय आने पर आपको उचित और अनुचित कह देते हैं। यदि आपने गलत किया तो वो तत्काल कह देंगे, और अच्छा किया तो भी आपको तत्काल कह देंगे। 9 नंबर वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? 9 नंबर वाले जो लोग हैं वो सद्य काम करने वाले होते हैं। सद्य मतलब तत्काल काम करने वाले होते हैं। वो बहुत समय नहीं लगाते हैं, योजनाएं नहीं बनाते हैं, फास्ट होते हैं। उन्हें जैसा कहें वैसा काम कर देते हैं। क्विक लर्नर होते हैं, फास्ट होते हैं, और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो यदि कोई स्पोर्ट्समैन है तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुतों का नंबर आपको 9 से रिलेटेड मिलेगा। तो जैसे अभी फेब मंथ आ ही रहा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि किस नंबर वाले सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में लॉयल रहते हैं? जी हाँ, इस महीने के अनुसार अगर हम लोग चर्चा करें तो नंबर 6 और नंबर 2 ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल दिखेंगे इस समय। अपने संबंधों को लेकर के बहुत एग्रेसिव रहेंगे, और उसे चाहेंगे किसी तरह से ये हमारा संबंध बन जाए, और बन गया है तो मजबूत हो जाए। किस नंबर वालों को आप सलाह देंगे कि आप तो रिलेशनशिप में पड़ना ही मत? मैं ये कहूँगा कि इनके साथ जो पड़ जाएंगे उनको सोचना है कि इनके साथ में रहना है कि नहीं। उसमें नंबर 1 और नंबर 7 इनको इस महीने सोचना है कि यदि हमारा इनका संबंध बनना तो हमें इनके साथ रहना है या नहीं। वो तो आपके साथ बनेंगे तो अच्छे ही चलेंगे आपके साथ में, बजाय आप उनको सीधे सीधे कुछ मत टोकिए। उन्हें आप यदि कुछ घुमा फिरा के कह सकते तो बात कह दीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये चर्चा थी न्यूमरोलॉजी की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, रिलेशनशिप की। आई होप कि आपको ये हमारा जो संवाद हुआ है ये बहुत पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट बहुत आपने, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या रह गई होगी। आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आपको रेमेडीज जाननी है, जिनकी सॉल्यूशन आपको चाहिए। हो सकता है कि आपकी शादी ना हो रही हो, आप बच्चे कंसीव ना कर पा रहे हो, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी के पास है। आप एस्ट्रोलॉजिकल अपना चार्ट दिखवाएं। हर चीज़, जैसे आप रोटी खाते हैं साथ में सब्जी भी खाते हैं, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ रोटी खा लो, पेट तो तब भी भर जाएगा। लेकिन जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमें हर चीज़ ज़रूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप एक बार ज़रूर कंसल्टेशन बुक करें केवी शर्मा जी के साथ। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है। अपार्ट ऑफ दैट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएंगी। और अभी अपना जेन्युइनली एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनवा के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, अगर अभी तक आपने नहीं करवाया। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आप सभी लोगों का फिर भी मन में कोई सवाल रह गया हो, नई कंसल्टेशन कॉल करनी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपके हर एक सवाल का वहां जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।